समी अभी उसे बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन वीना ने इतनी जिद की कि समी को बताना पड़ा। उस्मान को हमने उसकी कोठी में जाते देखा है। मेजर समी ने वीना को बताया, आपका शक ठीक है, लेकिन मेरी एक बात मान लें, उस्मान से बाज़पुरस ना करना, अनजान बनी रहना, ताकि उसे ये पता ना चल सके कि उसका राज खुल गया है। फिर वो मोहतात हो जाएगा और हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। आप ये काम हम पर छोड़ें। ये बताएं कि गुज़श्ता रात उस्मान ने खाना घर खाया था? नहीं भाईजान, वीना ने जवाब दिया। कहते थे पेट बड़ा सख्त खराब है, इसलिए आज कुछ भी नहीं खाऊंगा। फिर वो बाहर निकल गए थे। भाभी जान, मेजर समी ने कहा, मैं आपको बड़ी सख्ती से एक बार फिर कहता हूँ, ये उस्मान पर आप जाहिर ही ना होने दें कि आपको उस पर कुछ शक है। इसकी बेरुखी और वो तमाम रवैया जो आपको नागवार गुजरता है, वो खुदा पेशानी से बर्दाश्त करती रहें। वीना ने वादा किया कि वो इस सिलसिले में समी के साथ पूरा ताउन करेगी। मेजर समी और कैप्टन आसिफ ने अगले 14-15 दिनों में 2-3 मरतबा इसी तरह मेजर उस्मान का ताक़ुब किया। एक बार उसे एम ए खान की कोठी में दाखिल होते और लूसी को साथ लिए एक होटल में जाते देखा। एक बार उस्मान कोठी में दाखिल हुआ, समी और आसिफ 1 घंटा बाहर खड़े रहे। उस्मान ना निकला और फिर एक बार उस्मान लड़की को साथ लिए कहीं और चला गया। ट्रैफिक के रश की वजह से उसके ये दोनों दोस्त उसका ताक़ुब ना कर सके। एक रोज मेजर समी उस इलाके में अपने किसी काम से गया। छुट्टी का दिन था। समी ने जहां अपनी गाड़ी पार्क की, वहां से एम ए खान की कोठी सामने नजर आ रही थी। वो वैसे ही टहलता टहलता उस कोठी के गेट के सामने से गुजरा, फिर अगले गेट के सामने से गुजरा और वापस आ गया। गेट के सामने रुककर उसने अंदर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे को चला, फिर रुका और पीछे को मुड़ा। साथ वाली कोठी के गेट पर एक मुअज़्ज़ज़ सूरत ज़ईफ़ुल उमर आदमी खड़ा था। वो कोई बावकार शख्सियत लगता था। वो समी को देख रहा था। समी भी खूबरू और खुशपोश जवान था। वो जब एक बार फिर एम ए खान की कोठी के गेट की तरफ देखने लगा तो उसे आवाज सुनाई दी। क्यों बेटा? ये उस मुअज़्ज़ज़ बूढ़े की आवाज थी। समी ने उधर देखा। बूढ़ा उससे मुखातिब था। किसी का घर तलाश कर रहे हो? हाँ अंकल, समी ने बौखला कर जवाब दिया, जैसे वो पकड़ा गया हो। ये कोठी देख रहा हूँ, मालूम नहीं ये कौन एम ए खान साहिब हैं? आप तो इन्हें जानते होंगे, ये कौन है? पहले ये बताओ, उस बुजुर्ग ने पूछा। क्या ये लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं अंकल, समी ने उखड़ी उखड़ी सी आवाज में जवाब दिया, मैं इन्हें ज्यादा नहीं जानता। बूढ़े ने समी के साथ कुछ और बातें भी की। समी ने भी बातें की। बूढ़े ने समी के लबो लहजे से कुछ महसूस किया और उसके बूढ़े होंठों पर तबस्सुम सा आ गया। ये बुजुर्ग उम्र के उस मकाम तक पहुंच गया था जहां मौका बे मौका तजस्सुस पैदा हो जाता है और जुबान बेकाबू होकर कुछ न कुछ बोलने लगती है। इस उम्र में इंसान बेखौफ और नडर हो जाता है। इस बुजुर्ग ने समी का अंदाज देखकर ऐसी ही बेखौफी और जुर्रत का मुजाहरा किया। एक बात बताओ बेटा, बूढ़े ने कहा, अगर तुम इन लोगों को नहीं जानते तो यहाँ क्यों आए हो? माफ करना, मैं तुम्हारे जाती मामलात में दखल दे रहा हूँ, लेकिन कुछ सोच और कुछ समझ कर। इस कोठी में तुम जैसे नौजवान और जवान आदमी आते ही रहते हैं और मेरा ख्याल है वो सब इनके रिश्तेदार नहीं होते। मालूम होता है तुम भी उन्हीं जवानों में से हो। अंकल, मुझे अंकल ना कहो तो कितना अच्छा लगे, बूढ़े ने बड़े प्यारे लहजे में कहा। हम उस दौर के आदमी हैं जब अंकल का लफ्ज अंग्रेजी में पढ़ा था तो ये मुझ जैसे नालायक तालिब इल्मों को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि हमें इसके स्पेलिंग याद नहीं रहते थे। मैं अंकल को हमेशा UNCAL लिखा करता था और मास्टर से 1-2 थप्पड़ खाया करता था। वैसे ही अंकल का लफ्ज सुनकर गोरे बादशाह याद आ जाते हैं या जहन में अंकल साम आ जाता है। ये दोनों चीजें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। ज़ईफ़ुल उमरी के असरात के तहत उस बुजुर्ग की जुबान बेकाबू हो गई थी। समी खासा ज़हीन फौजी ऑफिसर था। उसने हंसकर बूढ़े की जुबान की बागें खींच ली। बाबा जान कह लूं? समी ने उस बुजुर्ग से पूछा, या जो आपको अच्छा लगे। हाँ, ये बात, बूढ़े ने कहा। बाबा जान कितना प्यारा लफ्ज है, आप बात करो। दरअसल बाबा जान, समी ने कहा, बात यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये एम ए खान कौन है। अगर ये आपके कोई अजीज या दोस्त हैं तो फिर मैं बात नहीं करूँगा। अंदर आ जाओ, बूढ़े ने समी से कहा और उसे अंदर ले गया और लॉन में रखी हुई कुर्सियों पर दोनों जा बैठे। बूढ़े ने कहा, ये मेरे कुछ नहीं लगते। क्या तुम CID के आदमी हो या मिलिट्री इंटेलिजेंस के? तुम्हारी डिल डोल बताती है कि तुम पुलिस के आदमी हो या फौज के। ना बाबा जान, ना, मेजर समी ने जवाब दिया। मैं फौज का आदमी नहीं, ना पुलिस के साथ मेरा कुछ ताल्लुक है। मैं आपके साथ साफ बात कर दूं, मेरा एक दोस्त इस कोठी में आता है और यहाँ से एक लड़की को गाड़ी में बिठा कर चला जाता है। वो शादीशुदा है और उस लड़की के साथ इसने ताल्लुकात पैदा कर रखे हैं और तुम जानना चाहते हो कि ये कौन लोग हैं। बूढ़े ने समी की बात मुकम्मल करते हुए कहा, इस कोठी में आदमी आते ही रहते हैं, उनमें औरतें भी होती हैं और मर्द भी। आमतौर का ये सिलसिला रात को कुछ ज्यादा हो जाता है।
तुम्हारी तरह मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं। मैं पुराने वक्तों का आदमी हूँ जब लोग एक दूसरे को इसलिए जानने की कोशिश करते थे कि आपस का प्यार बढ़े और हो सकता है उस अजनबी को किसी चीज की जरूरत हो, मगर आज वो जमाना आ गया है कि एक घर में मैयत पड़ी है और साथ वाले घरों से फिल्मी गानों और अंग्रेजी म्यूजिक की आवाजें उठ रही हैं। देख लो, इनकी और हमारी कोठी की दीवार सांझी है, लेकिन हम एक दूसरे को जानते और पहचानते ही नहीं। क्या तुम अपने दोस्त के मुतालिक इसलिए परेशान हो कि वो इस कोठी में आता है? हाँ बाबा जान, ये कोई मशकूक किस्म के लोग हैं, बुजुर्ग ने कहा। बहुत बुरा लगता है कि किसी शहादत और सबूत के बगैर किसी के खिलाफ कोई बात की जाए, लेकिन इस कोठी की सरगर्मियां कुछ ऐसी पुरस्रार सी हैं कि मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये जो कोई भी हैं शरीफ लोग नहीं, ये असमत फरोश हो सकते हैं। आजकल असमत फरोशी भी नए कल्चर का हिस्सा बन गई है। रंडियों के बाजार की तरह अब असमतों के सौदे नहीं होते, अलबत्ता लेन देन किसी और तरीके से होता है और ये लोग अपने आप को ऊंची और मुहज्जब सोसाइटी के अफराद कहलाते हैं। मुझे ये स्मगलर भी नजर आते हैं, लेकिन स्मगलरों की हरकतें जरा मुख्तलिफ होती हैं। देखो बेटा, मैंने ये बाल धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। मैं खानदानी लिहाज से जमींदार हूँ, अल्लाह के फजलो करम से खासी ज्यादा जरहेज अराजी का मालिक हूँ। इसके अलावा मैं अंग्रेजों के वक्तों का रिटायर्ड सूबेदार मेजर हूँ। जंगी अजीम के जमाने में मैं इंटेलिजेंस में भी रह चुका हूँ। फौजी से मुराद ये नहीं कि मैं अनपढ़ था, जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में फौजी हुआ करते थे। मैं कुछ पढ़ा लिखा भी हूँ। मुझे ये लोग मशकूक लगते हैं। मैं यही जानना चाहता था। मेजर समी ने चौंक कर कहा, बाबा जान, अगर आप मेरी मदद करें तो ये बहुत बड़ी नेकी होगी। मैं अब आपको अपने मुतालिक सच्ची बात बता सकता हूँ। मैं पाक आर्मी में इन्फेंट्री में हूँ और मैं मेजर हूँ। ओह बिस्मिल्लाह। बूढ़े ने इश्तियाक से समी का एक हाथ पकड़कर चूमा और बोला, फिर तो तुम मेरे सगे बेटे हो। जरूरी नहीं कि ये लोग स्मगलर या जासूस ही हों। मेजर समी ने कहा, हमारा मसला ये है कि हमारा ये दोस्त इस कोठी की एक लड़की के जाल में आ गया है। इसका सबसे पहला बुरा असर तो उसके अपने ही घर पर पड़ा है। वो इस तरह के उसकी तवज्जो अपनी बीवी और बच्चों से हट गई है। तवज्जो भी ऐसी हटी है कि उनसे उकताया उकताया सा लगता है, जैसे एक बीवी और 2 बच्चों का बोझ सजा के तौर पर उस पर डाल दिया गया हो। मेरा ये दोस्त बीवी बच्चों से दूर ही दूर हटता चला जा रहा है, बल्कि यूं कहिए कि वो गुम हो गया है। मैं समझता हूँ, बुजुर्ग ने कहा। मैं इस कोठी की लड़कियों को देखता रहता हूँ। 2-3 लड़कियां हैं। उनके हुस्न जमाल और नाजो अंदाज में वो जादू साफ नजर आता है जो बेटों को माओ बहनों के लिए और खामदों को बीवियों के लिए और बापों को बच्चों के लिए गुम और लापता कर सकता है। और बाबा जान, मेजर समी ने कहा, दूसरा नुकसान माली है। हमारा ये दोस्त बड़े अमीर बाप का बेटा है। अपनी तनख्वाह तो उड़ा ही देता है। माँ बाप से भी अच्छी खासी रकम लेकर खा पी जाता है। खा पी नहीं जाता, बूढ़े ने कहा, खिला पिला देता है। मैंने ऐसे बेशुमार जवान देखे हैं। इनसे खाने पीने वाले इन्हें शहजादे कहते हैं और इतनी हवा दिए रखते हैं कि वो गुब्बारों की तरह फजा में उड़ते रहते हैं। आपने ठीक फरमाया बाबा जान, मेजर समी ने कहा। मेरे दोस्त की बीवी यूं है जैसे मेरी सगी बहन हो। नुकसान सिर्फ ये नहीं कि मेरा दोस्त अपनी इतनी अच्छी इज़्दवाजी जिंदगी को तबाह कर रहा है, इसके साथ दूसरा नुकसान माली हो रहा है। इस शख्स के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। अगर आप इंटेलिजेंस में रहे हैं तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं अपना मकसद जरा और वाज़ेह कर दूं। मैं ये नहीं जानना चाहता कि ये लोग कौन हैं और क्या करते हैं। मैं इस कोठी से अपने दोस्त को रिहा कराना चाहता हूँ। क्या तुमने इसके साथ बराह रास्त बात नहीं की? बुजुर्ग ने पूछा। अभी नहीं, मेजर समी ने जवाब दिया। मैंने और मेरे कैप्टन दोस्त ने इसे इशारों इशारों में पूछा है। वो साफ झूठ बोल जाता है। उसके लिए झूठ बोलना जरूरी हो गया है। बूढ़े ने कहा, जिस शख्स की प्राइवेट जिंदगी इस बेहुदा रास्ते पर चल पड़े वो तो खुदा के हुजूर भी झूठ बोलता है और खुश होता है कि उसने खुदा को भी बड़ी कामयाबी से धोखा दे दिया है। तुम कहते हो कि ये लोग मशकूक हैं या नहीं और तुम्हें इनसे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मुझे इन लोगों के साथ यही एक दिलचस्पी है कि ये मुझे मशकूक नजर आते हैं और ये जासूस भी हो सकते हैं। बहरहाल मैं अब इन्हें इसी शक में देखूंगा और कोशिश करूंगा कि इनकी असलियत का पता चल जाए। मेजर समी इस बुजुर्ग से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि इसका वहां से उठने को जी ही नहीं चाहता था। ये मुअज़्ज़ज़ बूढ़ा चेहरे मोहरे से बात करने के अंदाज से और इसकी बातों में जो अक्लो दानिश थी, इससे भी अपने आप में ऐसी ताकत रखता था जो दूसरों पर असरअंदाज होती थी। ये बूढ़ा था ही दानिशमंद। इसने समी के साथ बहुत बातें की थी और इसने ये भी कहा था कि उसने किताबें नहीं पढ़ी, इंसानों को ज्यादा पढ़ा है। उसने इंसानों को चेहरों से नहीं बल्कि उनके ज़मीर को बेपर्दा करके पहचाना था। ये वो इल्म था जो सिक्का बंद आलिमों के पास भी नहीं होता। मेजर समी के पूछने पर उसने बताया कि उसके 2 बेटे हैं।
जो कोई प्राइवेट कारोबार करते हैं। बूढ़े की बीवी फोत हो चुकी थी। उसने मेजर समी से कहा कि उसका अपना शुगल यही रह गया है कि गेट पर खड़ा सड़क से गुजरते लोगों को देखता रहता है। शक की नजरों से मेजर समी ने हंसते हुए पूछा। हाँ, बूढ़े ने बेसाख्तगी से कहा। आज जो बात तुमने मजाक के लहजे में कही है वो मेरी उम्र में पहुंचकर तुम बड़ी संजीदगी से कहा करोगे। बूढ़े ने समी की तरफ झुककर राजदाराना लहजे में कहा, देख बेटा, अजनबी को और हर उस इंसान को जिसे तू पूरी तरह नहीं जानता शक्को शुबे की नजर से देख, बल्कि जिन्हें तू जानता है उन्हें भी उस वक्त तक शक की निगाहों से देख जब तक उसकी असलियत तेरे आगे खुल कर नहीं आ जाती। आज का जमाना रूप बहरूप का जमाना है। इंसान बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। अपने दोस्त की मिसाल अपने सामने रखो। इन लोगों ने उस पर यह जाहिर किया होगा कि वो बड़े ही शरीफ और बाइज्जत लोग हैं, लेकिन नजर यही आता है कि ये लोग किसी और चक्कर के लोग हैं। इंटेलिजेंस और पुलिस का बुनियादी उसूल यही होता है कि हर किसी को शुबे की निगाह से देखो। मैंने तुझे इस कोठी के सामने से गुजरते देखा, तुम्हारी रफ्तार कम हुई, फिर तुम वापस आए तो मैं समझ गया कि ये लड़का कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन तुम ना समझ सके कि तुझे कोई शक की निगाहों से देख रहा है। मेजर समी जब वहाँ से लौटा तो उसका जहन खासा साफ हो चुका था और उसे एक ऐसा जज्बाती सहारा मिल गया था जिसने उसमें इखलाकी जुर्रत पैदा कर दी थी। अगली ही शाम मेजर समी ने मेजर उस्मान को ब्रिगेड हेडक्वार्टर में फोन किया और कहा कि आज शाम कहीं बाहर गुजारनी चाहिए। आ जाओ, मेजर उस्मान ने कहा। बताओ कौन से होटल में चलोगे? तुम्हारे दिमाग में होटल के सिवा कुछ और रहा ही नहीं, मेजर समी ने कहा। रात खाना खाकर 8:30-9 के दरमियान लारस गार्डन के माल रोड वाले गेट पर आ जाना। रात 9 बजे मेजर उस्मान, मेजर समी और कैप्टन आसिफ लारस गार्डन में पत्थर के एक बेंच पर बैठे हुए थे। आज हम तुमसे एक खास बात करना चाहते हैं उस्मान, मेजर समी ने कहा। अगर हमें अपना अजीज दोस्त समझते हो तो हम बात करेंगे, और अगर तुम हमें इतनी अहमियत नहीं देते तो बता दो, तुम्हारे जाती मामलात में दखल देने का हमें कोई हक नहीं। नॉनसेंस, उस्मान ने बेतकल्फी से कहा। ये क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं? कहो क्या कहना है? मेरे जाती मामलात सिर्फ मेरे नहीं, ये तुम्हारे भी हैं। कम ऑन, स्पीक अप। वो एम ए खान कौन है? समी ने पूछा। किस एम ए खान की बात कर रहे हो? उस्मान ने अनजान सा बनकर पूछा। जिसकी कोठी में तुम जाते हो, समी ने कहा, और वहाँ से एक लड़की को गाड़ी में बिठाकर बाहर निकल जाते हो, कैप्टन आसिफ ने कहा। ओह डैश इट, उस्मान ने बड़े खुशगवार लहजे में कहा। यार, मैं अपनी उस बीवी से तंग आ गया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि इसने तुम दोनों को इसी वहम में मुब्तिला कर दिया जिसमें वो खुद मुब्तिला है। मुझे मालूम है कि तुम 1-2 मरतबा शाम को मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर गए थे। वाइफ ने मुझे बताया था। बड़ी वहमी लड़की है, मुझे सिर्फ इस एक सवाल से परेशान किए रखती है कि तुम शाम को किसी औरत के पीछे निकल जाते हो। वो औरत कौन है? लेकिन हम दोनों इस वहम को यकीन में बदल चुके हैं, मेजर समी ने कहा। हमने जो चीज अपनी आंखों से देख ली है उसे हम वहम किस तरह कह सकते हैं? क्या देखा है तुमने? उस्मान ने पूछा। समी और आसिफ ने जो देखा था वो उस्मान को सुना दिया। उसे ये न बताया कि उन्होंने उसका ताक़ुब किया था, बल्कि ये कहा कि वो इत्तेफाक से उधर से गुजर रहे थे। बात कुछ भी नहीं यार, उस्मान ने कहा। उस लड़की का मंगेतर मेरा दोस्त है, बड़ा दिलचस्प आदमी है, मैं उसे मिलने जाया करता हूँ। ये कौन लोग हैं? मेजर समी ने पूछा। क्या ये यहीं के रहने वाले हैं? क्या करते हैं? बड़ी डिसेंट फैमिली है यार, उस्मान ने बताया। उनके बड़े लंबे चौड़े कारोबार हैं। उस्मान के इन दोनों दोस्तों ने उसके साथ बहुत बातें की, बहुत सवाल पूछे, लेकिन उस्मान झूठ बोलता चला गया। उन्होंने उसे ये भी याद दिलाया कि एक रात उन दोनों ने उसे उस लड़की के साथ देखा था और उसने उनके साथ लड़की का तारुफ भी कराया था। देखो उस्मान, समी ने कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुमने खुद कहा है कि तुम्हारे जाती मामलात हमारे मामलात हैं, तो हमें दोस्ती का हक अदा करने दो। ये वहम दिल से निकाल दो कि वीना बाबी ने हमें तुम्हारे रवैये के मुतालिक कुछ बताया है। हमने ये जरूर महसूस किया है कि बाबी कुछ परेशान है, कैप्टन आसिफ ने कहा। मैं तो बाबी से पूछने लगा था कि वो इतनी घबराई और इतनी नर्वस क्यों है, लेकिन मैं पूछते पूछते रह गया। फिर जब हमने तुम्हें किसी और ही रास्ते पर जाते देख लिया तो हम समझ गए कि हमारी बाबी की परेशानी क्या है। इसका मतलब ये है कि उसे मालूम है कि तुम कहीं और रोमान लड़ा रहे हो। अगर बाबी को अभी मालूम नहीं हुआ तो चंद दिनों तक मालूम हो जाएगा, समी ने कहा। हम तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इस चक्कर से निकल आओ। ये भी तो मालूम नहीं कि ये कौन लोग हैं। इतनी खूबसूरत इज़्दवाजी जिंदगी को तबाह ना करो। उस्मान ने दोनों की बात सुनने के बजाय अपनी बीवी के नकाइस बयान करने शुरू कर दिए। उसने सबसे बड़ा जो नुक्स बताया वो ये था कि वो घरेलू औरत बन गई है और सोशल नहीं हुई। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी भी इसी सोसाइटी में घूमे फिरे और गैर मर्दों के साथ फ्री हो जाए? मेजर समी ने कहा। क्या तुम इस सोसाइटी को नहीं जानते? जानता क्यों नहीं?
کیپٹن آصف نے کہا، یہ خود اسی سوسائٹی کا آدمی ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس سوسائٹی میں نوجوان بیویوں، بہنوں اور سالیوں کے تبادلے کس طرح کیے جاتے ہیں۔ میجر سمیع نے بھی عثمان کو بڑی تیکھی اور چبھتی ہوئی باتیں کہہ ڈالیں۔ کیپٹن آصف نے تو اور زیادہ تلخ باتیں کہی، لیکن عثمان اس قدر پتھر ہو چکا تھا کہ وہ ہنس ہنس کر دونوں دوستوں کو ٹالتا رہا۔ اب میں تمہیں ایک نازک سی بات کہنے لگا ہوں، میجر سمیع نے کہا۔ وینا بابی نے ہمیں اس معاملے میں اور تو کچھ نہیں بتایا، صرف یہ بتایا ہے کہ تم جب گھر جاتے ہو تو اکثر ہوتا یوں ہے کہ تم غنودگی کی حالت میں ہوتے ہو اور بڑی جلدی سو جاتے ہو۔ ہاں یار، میجر عثمان نے کہا، وہ ٹھیک کہتی ہے، معلوم نہیں کیا بات ہے کہ مجھے بڑی جلد نیند آ جاتی ہے۔ اب ہماری بات ذرا خلوص نیت سے سننے کی کوشش کرو۔ سمیع نے کہا، تم نہیں جانتے کہ تمہیں اتنی جلدی نیند کیوں آ جاتی ہے؟ یہ بتاؤ، تمہاری یہ حالت احمد خان کی کوٹھی میں جانے سے پہلے بھی ہوا کرتی ہے؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لگتا کچھ ایسا ہی ہے، عثمان نے دبی دبی سی آواز میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ فیصلہ نہ کر سکا ہو کہ یہ اعتراف کرے یا نہ کرے۔ دیکھ عثمان بھائی، سمیع نے کہا، تم مانو نہ مانو، خود غور کرو کہ جس رات تم احمد خان کے ہاں جاتے ہو اور اس لڑکی کے ہاتھ سے کچھ کھاتے پیتے ہو تو اس رات تمہیں گھر آتے ہی نیند آ جاتی ہے اور تم عجیب سا سرور محسوس کرتے ہو۔ نہ یار، عثمان نے کہا اور چپ ہو گیا، پھر کچھ سوچنے لگا اور بولا، کبھی تو نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس کے بولنے کا انداز صاف مشکوک لگ رہا تھا۔ بات صاف کرو یار، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہم بڑے ہی خطرناک شک کے پیش نظر بات کر رہے ہیں، سمیع نے کہا۔ تم جن کے ہاں جاتے ہو وہ مشکوک لوگ ہیں۔ میں تمہیں صاف الفاظ میں بتاتا ہوں کہ جس لڑکی کے جال میں تم آئے ہوئے ہو اسے تمہارے ساتھ کوئی جذباتی لگاؤ نہیں، اسے اس عیاشی سے دلچسپی ہے جو تم اسے کراتے ہو، یا اس کا مقصد کچھ اور ہے اور تم اسے عشق و محبت سمجھ رہے ہو۔ تم بریگیڈیئر میجر ہو، تم میں کوئی قابلیت دیکھ کر ہی بریگیڈ میجر بنایا گیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ انٹیلیجنس والے مشتبہوں اور ملزموں سے اقبال جرم کرانے اور ان کے ساتھیوں کی نشاندہی کرانے کے لیے انہیں ٹارچر نہیں کرتے بلکہ ان کے کھانے میں ٹرانکولائزر ملا دیتے ہیں؟ یہ طریقہ امریکہ کی CIA نے دریافت کیا ہے، جو ہمارے ملک تک بھی پہنچ گیا ہے۔